नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। कल गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले हमारे उसमें जहन में एक बात आई कि महान विभूति जिसकी वजह से या जिन की वजह से, ऐसा नहीं खाली उन्हीं महान विभूति की वजह से हमें जो आज़ादी मिली है, उनमें एक पर्सनालिटी महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा था, उनकी चर्चा करते हैं, उनका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। आज वर्तमान में भारत में बहुत सी विंग काम करती हैं। एक गांधी जी के समर्थक हैं, एक गांधी जी के समर्थक नहीं हैं। ठीक है, अपना अपना विचार है। हमारा संविधान सबको लागू करता भाई, सब पे आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले तो आप ये सोच लें, क्या आप उस व्यक्ति की बौद्धिकता के लेवल के बराबर हैं? अगर हैं तो ठीक है, आरोप लगाइए। और आरोप भी तब लगाइए जब आपके पास फुल प्रूफ एविडेंस हो, और जब एविडेंस ना हो तो किसी पर झूठा आरोप मत लगाइए। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने देखा, आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, समझा भी होगा कि एक हम लोगों ने अहिंसक तरीके से आजादी की तरफ अग्रसर हुए, और दूसरी एक गतिविधि थी हिंसक, यानी क्रांतिकारी गतिविधि थी। दोनों साइमल्टेनियसली चल रही थी। जब अहिंसक तरीका स्टार्ट हो जाता था तो क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हो जाती थी। आप पूरा जितने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आप उसमें चेक कर सकते हैं इसको, कि जब जब गांधी जी के मूवमेंट्स हुए तब क्रांतिकारी गतिविधियां डाउन हो गई। यानी कुल मिलाकर दोनों ने मिलकर आंदोलन लड़ा। तो अगर आप ये कहते हैं किसी एक व्यक्ति का आजादी में योगदान है, तो ये सही नहीं है। सभी का आजादी में योगदान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खान अब्दुल गफ्फार खां, आजादी के सब दीवाने थे। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हम लोगों की मानसिकता ने इन सबको बांट दिया है। ये हम लोगों की ड्रॉबैक है। वो शायद उस समय उतना आरोप नहीं लगाए होंगे जितना आज हम लोग बैठ के आरोप लगाते हैं। मैं एक व्यक्ति का सिर्फ महात्मा गांधी के बारे में आज खाली जिक्र कर रहा हूं, आगे फिर किसी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके बारे में क्या आज वर्तमान में आरोप लगता है। 3 मुद्दे मेनली मैं आपको बता रहा हूं इनके आरोप। नंबर 1 मुद्दा इनका है 1922 में अशोक आंदोलन। 1922 अशोक आंदोलन, चौरी चौरा हिंसा कह सकते हैं आप, चौरी चौरा हिंसा। दूसरा इन पर आरोप लगता है 1931 में भगत सिंह की फांसी। तीसरा इन पर लगता आरोप विभाजन। 1947। एक का मैं क्लेरिफिकेशन आपको दे रहा हूं कि ये मेजर है। ये 3 जो आरोप हैं ये उनके लाइफ के मेजर इवेंट्स हैं जिस पर आज वर्तमान में आरोप लगते हैं। महात्मा गांधी ने ये किया, महात्मा गांधी ने वो किया, वो दुनिया भर का बात। अब आप आ जाइए नंबर 1 पर, चौरी चौरा हिंसा पर। चौरी चौरा हिंसा जब महात्मा गांधी ने अशोक आंदोलन शुरू किया था तो ठीक उसी दौरान 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पे 22 पुलिसकर्मियों को, अंग्रेजी पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। अब अशोक आंदोलन तो चूंकि अहिंसक आंदोलन था और यह हिंसक वहां पर हो गया, महात्मा गांधी बैकफुट हो गए, अशोक आंदोलन को वापस ले लिए।
इसी समय जितने भी कांग्रेस के नेता थे सब एक किनारे से महात्मा गांधी का आलोचना करने लगे कि आंदोलन तो पूरे सवाब पर था, आपने विड्रॉ कर लिया, क्यों ऐसा किया? चुप, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं आपको बताता हूं, अगर वो आंदोलन वापस न लेते तो 22 पुलिसकर्मी तो इन्होंने मारे थे, हम लोगों ने मारे थे, हमारे 2200 मारे जाते। क्योंकि अब उनको, अंग्रेजों को मौका मिल चुका था कि अब ये आंदोलन हिंसक हो गया, अब फायर करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब तक आप वर्तमान में देख सकते हैं, सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली के पास किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन हिंसक नहीं है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है उस आंदोलन को कुचलने के लिए। अगर सरकार को एक मौका वहां से मिल जाए तो सरकार कुचल देगी। यह है अहिंसक आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार कि आप सामने वाले को नतमस्तक कर देते हैं और अपनी बातें मनवा ही लेते हैं। पहला आरोप, पहला ये जो था चौरी चौरा हिंसा, यहां पर यह खंडन हो जाता है कि महात्मा गांधी का जो भी विड्रा का जो भी सिचुएशन था वहां पर, वो बिल्कुल बेदाग था, कोई इसमें हेजिटेशन की बात नहीं थी। दूसरा, 1931 में भगत सिंह की फांसी, लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। ठीक है, अभी भी है करंट सिचुएशन, आप खुद डिस्कस करते होंगे, आप खुद जानते होंगे, समझते होंगे। आप तो चूंकि कंप्यूटर आप तो ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो बिल्कुल उनके समझने की बस की बात ही नहीं है। वो उनको समझाते रहिए, आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप ध्यान से सोचिएगा, क्रांतिकारी और आतंकवादी, हमारी नजर में भगत सिंह क्रांतिकारी थे। ठीक, हम भगत सिंह को पूछते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वही भगत सिंह अंग्रेजों की नजर में आतंकवादी थे। ठीक, अब आतंकवाद का क्या कानून था अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज वहां पे ब्रिटेन में, यह गांधी जी को अच्छी तरीके से मालूम था। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी माफीनामा बर्दाश्त ही नहीं है, ये आप जानिए। अगर गांधी जी कहते भी कि नहीं भगत सिंह की फांसी रुकवा दिया जाए, या कहे भी होंगे, हमको नहीं मालूम, या कहे भी होंगे, जो भी हो, तो भी फांसी रुकती नहीं, एकदम डेफिनेट था। और यही कारण था कि भगत सिंह को फांसी दी गई। महात्मा गांधी के कहने न कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यह दूसरा क्लेरिफिकेशन हुआ आपका। तीसरे पे आपके लिए 1947 का विभाजन, भारत और पाकिस्तान, गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे विभाजन हो। खान अब्दुल गफ्फार खान बलूचिस्तान बिल्कुल नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि अगर विभाजन हुआ तो आप बहुत गलत करेंगे। लेकिन सांप्रदायिक हिंसा इतनी जबरदस्त, इतनी भयावह थी कि वो रुक ही नहीं रही थी, और उसका सिर्फ एकमात्र विकल्प था विभाजन, और कोई विकल्प था ही नहीं। अंततोगत्वा सब लोगों ने जब कहा, तब गांधी जी को बाध्य होकर इस पर फैसला लेना पड़ा, नहीं विभाजन ही कर दिया जाए, और कोई विकल्प नहीं। क्योंकि लाखों लोग मारे जा रहे थे, इधर से ट्रेनें भर के जा रही थी लाशों से, उधर से ट्रेनें भर के आ रही थी लाशों से। तो ये बड़ी असहनीय पीड़ा थी, जो भी व्यक्ति देखता उसके लिए, खाली गांधी जी के लिए नहीं, सबके लिए। तो अंततोगत्ता वो मान गए और विभाजन किया। लेकिन उसके बाद का आरोप बताता हूं। गांधी जी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो गांधी जी 50 करोड़ या कुछ करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने जा रहे थे। इस पर बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जब विभाजन हो गया तब आप क्यों देने जा रहे हैं? जेन्युइन बात है, सही बात है भाई। जब विभाजन हो गया तो आप तो भारत के थे, आप यहीं रह रहे थे, तो आपको देने की क्या आवश्यकता थी? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसको आप थोड़ा सा अपने किसी एक फैमिली की एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए एक फैमिली में माता पिता हैं, उसके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र थोड़ा मजबूत है, दूसरा पुत्र थोड़ा कमजोर है।
इन फ्यूचर माता पिता के जिंदा रहते ही बंटवारा हो गया, और जब बंटवारा हो गया तो दोनों भाई अपना बांट उठ के अलग कर लिए। तो माता पिता सोचते हैं भाई जो कमजोर हो उसको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाए। उस पिता ने क्या किया, कुछ पैसा था उसके पास, अब वो अपने छोटे पुत्र को दे दिया। इस पर बड़ा पुत्र आपत्ति किया, नहीं भाई ऐसा क्यों, आप हम साथ में तो हमारे रहे, पैसा दे रहे उसको। यही सेम कंडीशन 1947 में भी हुआ था महात्मा गांधी के साथ। आप एकदम रियलाइज कीजिए इस चीज को। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन लड़ा था वो सिर्फ भारत के लिए नहीं लड़ा था, अछूत भारत के लिए लड़ा था, जिसमें वर्तमान में जो 3 देश अलग अलग है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये सब पूरा यूनाइट थे। हम लोगों ने पूरा मिलकर आंदोलन लड़ा था। तो इसमें से उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो कमजोर था, तो उनका हो सकता है बड़ा दिल रहा, तो वो उनको देने की कोशिश, उनका दिल अलाउ किया, देने की बात उन्होंने की। उनके पीछे ये सोच थी वहां पर, और कोई सोच नहीं थी। आप जब भी विश्लेषण करें, हम 2021 में बैठकर 1947 को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमको अगर 1947 को देखना होगा तो पहले हमको 1947 में जाना ही होगा। पहले 1947 में हम जाएं, उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां क्या थीं और किस प्रकार से डिसीजन लिया गया। क्या वो डिसीजन उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल था या नहीं था? अगर था तो कोई बात नहीं, नहीं था तब गड़बड़ बात है। ये तीनों जो आरोप है, हमने एक एक करके आपको क्लेरिफिकेशन दिया। कोई जरूरी नहीं आप हमसे सहमत हो, और कोई जरूरी नहीं आप हमसे असहमत हो। अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो अपना अनुमान है, अपना जितना हमने अध्ययन किया है, जो भी क्रिस्टल क्लैरिटी नजर आई है, वो यही नजर आई है जो हमने आपको इस समय डिलीवर्ड किया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, जब भी महान विभूति होती है तो उन पर बहुत सी इच्छाएं उनके अंदर होती हैं, लेकिन कोई एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है। मैं नहीं कहता कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हो सकता है। तो हमको उसी निगेटिव पॉइंट को लेकर नहीं तो आलोचना करना चाहिए। बहुत से ऐसे पॉजिटिव पॉइंट हैं जिस पर हमको दृष्टि डालनी चाहिए। अब आप देख, इनकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से की जाती है कि निसंदेह सुभाष चंद्र बोस प्रखर राष्ट्रवादी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज वर्तमान में हम देखते हैं, नहीं बोस ही सब कुछ, तो ये सही नहीं है। उस समय बोस और महात्मा गांधी के बीच में भी इतनी निकटता नहीं रही होगी जितनी आज है, आज उनके समर्थकों के बीच में है। आपको याद होगा, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब आप सोच सकते हैं, मतभेद हो सकते, उनका तरीका अलग था, इनका तरीका अलग था। दोनों का उद्देश्य एक था, भारत को आजादी दिलाना। जरूरी नहीं वो सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के विचारों से सहमत हो या महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत हो, लेकिन दोनों अलग अलग विंग में काम करते थे और दोनों का एक ही उद्देश्य था और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। आज हम बैठ के यहां पर एसी रूम में या लोगों से डिस्कशन करते वक्त नहीं झगड़ा करते रहते हैं, बातचीत के डिस्कशन के वक्त। ये सही नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, तब जाके आप किसी कंक्लूजन पे निकलेंगे। जो भी किया गया, जिस समय किया गया, क्या उसकी मंशा थी, क्या नहीं थी, तब आप उसको जानिए, समझिए, तब उसको आप जस्टिफाई कीजिए। आज महात्मा गांधी के इस विश्लेषण के साथ संभव है, जो हमने विश्लेषण प्रस्तुत किया है, संभव है कि आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो कोई बात नहीं, फिर हम अगले किसी पर्सनालिटी के बाद फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा अप्रोच जो भी रहता है, एकदम बैलेंस की तरफ हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस मामला पूरा चले, कहीं पे बहुत ज्यादा तीक्ष्णता ना आने पाए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति पर इतना ज्यादा आप आरोप लगा दे कि वो बिल्कुल बहुत बुरा हो जाए, किसी एक व्यक्ति को इतना हाईलाइट कर दे कि बहुत ऊपर चला जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कमियां सब में हैं। ऐसा नहीं कि
गांधी जी में कमी नहीं रही होगी। मैंने कहा अभी, रही होगी। नाथूराम गोडसे ने अगर गांधी जी को मारा, गांधी जी की हत्या की नाथूराम गोडसे ने, तो उस नाथूराम गोडसे के अंदर भी कुछ रहा होगा, बात रही होगी। उस व्यक्ति का दिल गवारा नहीं किया होगा कि व्यक्ति जीवित रहे, इसलिए मारा होगा। तो ऐसे तमाम बातें हैं जो कि अनछुए पहलू हैं, जिन पर आप दृष्टि डालिए। अभी नाथूराम गोडसे की एक स्पीच रिलीज हुई है हाल फिलहाल में, अभी तक तो बैन लगा हुआ था, हाल फिलहाल में रिलीज हुई शायद, वो हमने पूरी सुनी तो नहीं, लेकिन अब कभी मौका मिलेगा तो सुनेंगे, फिर नाथूराम गोडसे के बारे में भी डिस्कस करके आपको बता देंगे। आज का ये विश्लेषण यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।